तो ये सीरीज तारानाथ नाम के काइंड ऑफ एक रियल लाइफ पर्सन के ऊपर आधारित है और इस सीरीज में उनके जीवन की अलग अलग कहानियां हम सुन और देख पाएंगे। और तारानाथ पर ढेर सारी कहानियां, कॉमिक्स, पॉडकास्ट और इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी मौजूद है जिनके जरिए आप उनके जीवन के और पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। किसी के साथ ये सीरीज शुरू करते हैं जिसमें अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं, तो हम उन्हें 10 अलग अलग कहानियों की तरह ही ट्रीट करेंगे, ना कि एपिसोड्स की तरह। तो ये कहानी 1930 के आसपास शुरू होती है और हम देखते हैं किशोरी और अश्विन नाम के दो दोस्तों को, जो कि चाय की दुकान पर रोज मिलते हैं और आपस में गपशप करते रहते हैं। अब एक दिन किशोरी कहता है कि वो एक तारानाथ नाम के सिद्ध तांत्रिक को जानता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुणी और पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, जिनसे कुछ भी पूछ लो वो अगला पिछला, भूत भविष्य और वर्तमान बदलिंग बता देते हैं। एनीवेज, अब उसका ये कहना था कि वो हाथ और कुंडली देखने में माहिर है, साथ ही साथ उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो तंत्र विद्या में महारथी हैं। अब वो दोनों उनसे मिलने जाते हैं और उनकी असिस्टेंट या फिर शिष्या भी हम कह सकते हैं उन्हें रिसीव करती है, जिसका नाम चारी है। और हाँ, इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ ट्रू हॉरर फैंस यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रीपी जरूर नोटिस कर पाएंगे। खैर, वो दोनों ही तारानाथ से मिलते हैं और तारानाथ का काफी बड़ा नाम है। उन्हें बड़े बड़े राजाओं ने इनाम दिया है, उनकी सेवा करी है, लेकिन फिर भी वो अभी भी एक पुराने से मकान में ही रहते हैं। खैर, वो दोनों तारानाथ से मिलते हैं और तारानाथ का हुलिया भी देखते हैं, जो कि उनके बड़े बड़े बाल अब मोटी मोटी जटाओं में बदल चुके हैं। मोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अलग ही तेज है, अलग ही रहस्य समाया हुआ है और चेहरे पर अनगिनत अनसुलझी कहानियों की एक झलक हम देख पाते हैं। अब वो अश्विन से बात करते हैं, जिसका हाथ देखकर वो उसकी पास्ट लाइफ, उसके जन्म, शादी, बच्चे, कमाई, लॉस और बचपन के छोटी से छोटे हादसों के बारे में सब बता देते हैं, जिससे कि अश्विन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। और तारानाथ अभी एक गुणी भक्त ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें मिल गया था। और तारानाथ का ट्रेडमार्क है कि वो सिगरेट्स काफी स्मोक कर रहे थे, या फिर ये कहें कि गांजा फूक रहे थे। खैर, अब इसी बीच हम इनके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो बचपन से ही वो साधु सन्यासियों के साथ रहे और उनके परिवार का कनेक्शन भी उनसे था, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर, अब साधु सन्यासियों के साथ रहते हुए, गुरु की तलाश में घूमते हुए उन्हें कुछ तांत्रिक भी मिले थे, जिनसे उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा मिली। लेकिन उन्हें मिली 2 तंत्र सिद्ध सिद्धिकाएं, जिन्होंने खुद तारानाथ को डेंजरस, इवन बियॉन्ड द वर्ल्ड, जिसे हैंडल तब करने में जान निकल जाए, ऐसी तंत्र विद्या सिखाई। और अगर किसी को तंत्र सिद्ध साधिका समझ नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फीमेल तंत्र सिद्ध साधिका बन जाती है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान से कुछ आगे बन चुकी है। एंड मोस्टली केसेस में हम उन्हें डीमंस या फिर उससे भी ज्यादा डेंजरस कह सकते हैं। अब तारानाथ काफी कुछ सीख चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करा और उनके पास लाखों में लोग आए, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक होती थी। शेयर मार्केट और जुए जैसे चीजों में लोग उनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से तारानाथ धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोते चले गए। क्योंकि हम जानते हैं कि तंत्र और मंत्र के अंदर रोज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कठिन होते हैं। आप अपने लाभ के लिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर, प्रेजेंट में ये तीनों एक और तांत्रिक को देखकर आते हैं, जो कि कोई क्रिया करके दिखा देता है, जिसे देखकर तारानाथ बताते हैं कि ये छोटी मोटी क्रियाएं निम्न स्टार के जादू है। सिंपल कहें तो तंत्र विद्या या फिर साधना में सबसे लोअर पॉइंट की चीज है, जिसे काला जादू भी कहा जाता है। और कई लोग तो खुद को इतना परफेक्ट कर लेते हैं कि जहर तक खाकर जिंदा रह जाते हैं, और वो भी ऐसा जहर जिसकी स्मेल से ही जान चली जाए। अब किशोरी और अश्विन तारानाथ से उनकी कहानियां पूछने लगते हैं, मतलब उनकी जिंदगी के रियल हादसों को बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो यंग एज में थे तो एक गुरु की तलाश में घूम रहे थे और उन्हें मातो बगली नाम की एक लेडी के बारे में पता चलता है, जिसको सभी लोग पिशाच कहते हैं, जो कि फ्लैश खाती है और कई लोगों की जान भी ले चुकी है। अब जब तारानाथ को उसके बारे में पता चलता है, तो वो उसे ढूंढने निकल गए, जो कि अजय नदी के किनारे शमशान के पास रहती थी, और सब उसे बहुत ही ज्यादा डरते थे। लेकिन तारानाथ जानते थे कि वो असल में महाविद्या है। अब वो उनसे मिलते हैं और उनकी एक काफी कठिन परीक्षा शुरू होती है। वो उन्हें पानी पिलाने को बोलती है और पिलाने पर वो उन पर स्पिट कर देती है, यानी कि थूक देती है। वो उन्हें खुद को जोर जोर से स्लैप करने के लिए बोलती है और वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन फिर भी वो उन पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब वो दूर चली भी जाते हैं, लेकिन रात को जब वो सो रहे होते हैं, तो वो अपनी शक्तियों से उन्हें दिखाई देती है और अपने पास बुलाती है। अब तारानाथ फिर से माधो पगली के पास जाता है, जो कि उसे हमेशा टॉर्चर करती, गुस्सा करती और कभी कभी तो काफी बहुत ही ज्यादा अभद्र शब्द बोलती। अब दिन में वो उसे कुछ काम करने देती, उल्टे सीधे टास्क कराती और खुद ही फेल करके भगा देती। तो कभी मिट्टी, हड्डी, पत्थर
खाने को देती। अब दिन में बुरा दिया करती, लेकिन रात में बुला लेती कि आ जाओ, सब कुछ सिखा दूंगी। और दिन में जाने पर फिर वही सब होता, जिससे कि तारानाथ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। और फाइनली उन्हें एक साधना कराने पर वो एग्री हो जाती है, लेकिन इसमें एक शव चाहिए था, क्योंकि सिर्फ शव साधना ही वो कराएगी। लेकिन तभी वो एक टास्क देती है कि वो उसे मारकर उसके शव पर साधना करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो अब वो एक लड़की का शव उन्हें देती है, जिस पर वो साधना करते हैं, लेकिन उस लड़की की आत्मा उन्हें बार बार हॉन्ट करती है। और इसका एक रीजन भी है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। मैंने कहा ना, ये सीरीज काफी मिस्टीरियस है। खैर, अब साधना के बारे में हम जान लें तो इसमें बहुत सी चीजें उनको डराती हैं, जो कि इंसान तो नहीं है। और साधना के बाद कुछ चीजें होती हैं जिन्हें अपने साथ जोड़ा जा सकता है, जो वो चाहे वैसा कर सकती है। और पता है इनके नाम क्या होते हैं? इनके नाम है शाकिनी, डाकिनी और सबसे खतरनाक हाकिनी, जिस पर वो मातों से पूछते हैं कि क्या वो हाकिनी है, जिसका वो जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती रहती है। और इशारा ही काफी था, यानी कि वो हाकिनी ही थी। अब वो ये बताती है कि इन चीजों की साधना करने के बाद से जो मिलेगा वो बिल्कुल अलग है और बात की चीज है। लेकिन ऐसी साधना के अंदर 0.1% की चूक भी सब कुछ तबाह कर सकती है। और इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर दुनिया खत्म होती है, तंत्र वहाँ से शुरू होता है। अब अगली कहानी है तारानाथ और सुबला। तो ये कहानी एक खून से शुरू होती है, जिसमें कोई आदमी किसी लड़की को मार देता है, लेकिन कोई और लड़की ये सब देख लेती है और इसका तारानाथ से कोई लेना देना नहीं है। बस ये अगली कहानी की एक किक स्टार्ट की तरह है। लेकिन आप लोग ये टास्क याद रखें, चारी पर पूरा ध्यान देना, यानी कि उसे शिष्या पर, जो कि तारानाथ की शिष्या है, जो कि किशोरी और अश्विन के लिए दरवाजे को खोलती है। और हम उसके हाथ पर खून देख पाते हैं, जो कि रियल में उसके हाथ पर है ही नहीं। अब आज भी किशोरी और अश्विन तारानाथ से मिलने आते हैं और वो लोग उस खून के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें उस लड़की की गवाही पर वो कातिल पकड़ा गया था। और तभी किशोरी पूछता है कि ऐसे लोगों की मनोस्थिति कैसी होती होगी जो अपने सामने खून होते हुए देखते हैं, जिस पर तारानाथ बताते हैं कि उन्होंने भी अपने सामने खून होते हुए देखा है। तो उनके एक शिष्य थे जो कि अक्सर उनके पास आया करते। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सुबला है, जो कि सुंदर है, पढ़ाई में अच्छी है, निपुण है और शादी के लिए तैयार है। लेकिन अक्सर उसे दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं और वो हमेशा कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलने लगती है कि ये जल रहा है, वहाँ पर कुछ चल रहा है, सब जगह आग ही आग है और वो उसके बच्चे को मार रहा है। अब एक दिन तारानाथ उसे देखने जाते हैं तो समझ जाते हैं कि सुबला को उसके पिछले जन्म की यादें परेशान कर रही है, लेकिन इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, ये खुद पे खुद ठीक होगा। खैर, अब सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। अब एक दिन बहुत बड़े कारोबारी यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट सुबला के लिए रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन वो उनको देखते ही उनके ऊपर भयानक गुस्सा करने लगती है कि उन्होंने पैसों के लिए अपने भाई को, भाभी को और भतीजे को मार डाला। और तारानाथ ये सब देख रही थे, जो कि उस कारोबारी का डर भांप लेते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो बताता है कि हाँ, उसने पैसों के लिए अपने भाई, भाभी और उनके बच्चे को मार दिया था और असल में सुबला उसी भाभी का पुनर्जन्म है और इसी जन्म में अपना बदला लेती है और अपने हाथों से उसे स्टैब करके खत्म कर देती है। और ये वाला एपिसोड खून वाले हाथों से ही खत्म होता है, जो कि सुबला के हैं भी और नहीं भी। अगली कहानी का नाम है तारानाथ का बुखार। तो अब हम उसके बचपन की एक कहानी जान पाएंगे, जिसमें उसे एक दिन बुखार आ जाता है। और आगे बढ़ने से पहले जान ले तो उसके पेरेंट्स तो नॉर्मल थे, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स असल में तांत्रिकी थे और यही उसका कनेक्शन था। अब एक दिन उसे बुखार आता है, लेकिन डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि ये कैसा बुखार है, क्योंकि कोई और दिक्कत उसको नहीं थी, लेकिन खाली बुखार था और वो ठीक भी नहीं हो रहा था। हफ्तों तक उसका बुखार ठीक नहीं होता तो सब अब चिंतित हो जाते हैं। और अब दादाजी और दादी जी बात करते हैं कि तारानाथ मरने ही वाला है, जिसको बचाने के लिए जरासुर बंधना नाम की एक क्रिया करनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। इतनी कि दादाजी ने कुछ सोचकर उस ब्रांड की वो पन्ने ही फाड़ दिए थे जिसके अंदर वो क्रिया लिखी हुई थी, ताकि कोई भी कभी वो क्रिया कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें संकल्प लेने वाले की मृत्यु तय है। अब वो लोग क्रिया की तैयारी करते हैं और एक पुजारी को बुलाते हैं जिसको ये क्रिया करानी थी, क्योंकि दादाजी का अब एक अलग रोल है। वो पूरी क्रिया करके समझाते हैं कि इसमें मूर्ति नहीं होती, ना ही विसर्जन होता है, बस आकृति बनती है जिसे मिटाना पड़ता है और मिटाने के लिए खून लगेगा। खैर, अब क्रिया शुरू होती है और देवी की तस्वीर लाकर दादाजी के सामने रखी जाती है और जैसे ही क्रिया आगे बढ़ती है उस तस्वीर की आंखों से खून आने लगता है, मतलब क्रिया के चलते वो आकृति आने लगी है। लेकिन अब यहाँ पर आता है असली पड़ाव, जिसमें उस तस्वीर से सांप जैसी आकृति निकलकर दादाजी को स्टैब करने लगती है और उनके खून से वो तस्वीर धुलने लगती है। और यही वो प्रोसेस है और इसमें तारानाथ ठीक हो जाता है, लेकिन दादाजी को वो आकृति ऐसा सैक्रिफाइस क्लेम कर लेती है और इसलिए इसको इतनी खतरनाक माना जाता है। बेसिकली एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी देनी होती है। अब प्रेजेंट में वो कहते हैं कि उन्होंने खुद ही बचपन से ये रास्ता चुना, क्योंकि ये उनके खून में था। अगली कहानी का नाम है तारानाथ और कपालिक।
अब ये कहानी तारानाथ के यंग डेज की है, जिसमें उन्हें खबर मिलती है कि उनके पुराने दोस्त मालव के घर पर कुछ दिक्कत है। वो उससे मिलने जाते हैं और उसकी बेटी कमला से मिलते हैं। असल में वही परेशान है जिसकी तबीयत काफी खराब है और बड़ी तेजी से बिगड़ती भी जा रही है। तभी माधव बताता है कि उनके घर एक दिन एक कापालिक यानी कि एक तांत्रिक आए थे, जिसे उसने भोजन कराया, लेकिन उसे उसकी बेटी कमला के अंदर कुछ गुण दिखाई दिए, जिसके अंदर उसे कुछ अलग ही चीज दिखी थी और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा, जिसे वो भैरवी बनाना चाहता था। लेकिन मालव ने उसको रोका और उसे थप्पड़ मार दिया, तो वो गुस्से में उसे श्राप देकर वहाँ से चला गया। अब देखो, यहाँ पर कापालिक के बारे में जान ले तो ये तांत्रिक से थोड़ी से एक्सट्रीम होते हैं और इंसानी स्कल यानी कि कपाल में भोजन करते हैं, जो कि बियॉन्ड द वर्ल्ड भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस कापालिक ने किया क्या था, ये जानने के लिए तारानाथ उसे ढूंढने जाते हैं और 2 महीने बाद वो उनको मिल जाता है, जो कि ये बताता है कि उसने कमला पर क्रिया कर दी है और उसको खत्म करने के लिए अब वो बेताल को सिद्ध कर रहा है। वो बेताल को जबा लेता है, जिसे देख तारानाथ तुरंत ही माधव के घर जाता है और यहाँ वो उन दोनों को घर से निकाल कर अपनी क्रिया शुरू करता है और बताता है कि प्रेत, पिशाच और बेताल का दामन करना सही नहीं होता, लेकिन पिशाच को सिद्ध करना मातो पगली ने उसको सिखाया और वहीं से वो राग लाया था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा अस्त्र है, यानी कि कापालिक के लिए। अब कमला मरने ही वाली थी, जिसे लेने बेताल आ चुका था, जो कि उन पर हमला कर देता है। अब पहले तारानाथ को वो खत्म करता, लेकिन तारानाथ अपनी क्रिया से बेताल को उसके ही तंत्र में फंसाकर खत्म कर देता है, जिससे कमला की जान बच जाती है, यानी कि कापालिक का श्राप खत्म हो गया था। और अगर उस दिन मातो पगली ने उसको शिक्षा ना दी होती तो आज 3 जाने चली जाती। यानी कि मुझे लगता है कि मातो पगली ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ फ्यूचर देखकर किया। तारानाथ को जानबूझकर ये क्रिया सिखाई गई थी, क्योंकि वो जानती थी, यानी कि वो हाकिनी जानती थी कि कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है। अगली कहानी का नाम है तारानाथ और काल भैरव। अब ये किस्सा मातो पगली से मिलने के पहले का है, जहाँ पर तारानाथ एक सालू की मदद से शव बंदना क्रिया करना सीख रहा था। लेकिन शव बंदना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मरने वाले की आत्मा सब देखती है कि उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय उसके साथ क्या हो रहा है। अब आत्मा गुस्से में हमला भी करती है और रिएक्ट भी करती है, अपना बदला लेने पर अड़ जाती है, जो अभी होने लगता है। तो तारानाथ वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो यही सोचते हुए जा रहे थे कि तंत्र में बहुत कठिन साधना लगती है, जिसमें उन्हें अपनी सारी इंद्रियों को वश में लाना होगा, नहीं तो भय बीच में आ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, अब रास्ते में उन्हें काल भैरव मिलते हैं, जो कि एकदम काले, बहुत बड़े शरीर, सफेद मुंह, आंखें और सर के पीछे चक्र, जो कि मृत्यु को दर्शाता है। अब काल भैरव क्या है, तो दुनिया में सिर्फ 2 शक्तियां हैं, एक तो बुरी और दूसरी अच्छी। और अच्छी शक्ति के गार्ड को काल भैरव कहते हैं और इन्हें शिव जी के रूप से कंफ्यूज मत करना, वो अलग है। काल भैरव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या जैसे पापों को अपने पीछे पीछे दूर ले जाने का काम करते हैं और ये इन 6 सेंस को सुअर के रूप में रखते हैं। अब वो तारानाथ से मिलते हैं और उससे कुछ बात करते हैं, जो कि उन्हें पसंद आ जाता है, जिसको वो शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ उसे मृत्यु के बारे में बताते हैं कि जीवन और मरण के बीच का चक्र मृत्यु है, जिसे जानकर इंसान मोह और माया से आजाद हो सकता है और वो खुद माया से इंसान को मुक्त करने का काम करते हैं। अब उनकी शिक्षा उसके आगे काम आती है, लेकिन वो उस वेंजफुल स्पिरिट से उसकी जान भी बचाते हैं और आगे भी उन्होंने ही उसे स्पिरिट से गार्ड करने का काम किया। अब अगली कहानी है तारानाथ का घर जाना। अब ये किस्सा तारानाथ के घर से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पर उसके बड़े चाचा की एक बेटी थी विराजपाला, जिसे उसके छोटे चाचा की वाइफ रांगी चाची बहुत चाहती थी, अपनी बच्ची की तरह माना करती थी। अब शुरू से ही विराजपाला थोड़ी सी अलग थी, जो बोल दिया करती वो सच हो जाया करता था। इवन एक दिन उसे आलू खाने थे, लेकिन वो घर पर नहीं थे, लेकिन शॉकिंगली पतीले में ढेर सारे आलू आ जाते हैं। अब एक दिन रांगी चाची कहीं बाहर जाती है और किन्हीं कारणों से खत्म हो जाती है, लेकिन अब उनकी स्पिरिट विराजपाला को हॉन्ट करने लगती है, जिसकी हेल्प के लिए तारानाथ को बुलाया जाता है। अब वो यहाँ पर आने लगता है, लेकिन मैसेज मिलने में और आने में सालों लग जाते हैं। इतने की विराजपाला बड़ी हो गई थी और सब लोग टास्क याद रखे ध्यान से चीजें नोटिस करते रहे। अब उसकी शादी हो गई थी, लेकिन रांगी ने उसे वहाँ भी हॉन्ट किया, तो उसे वापस घर भेज दिया गया और रांगी को एक डॉल हमेशा लेकर रखती थी और मेरा बच्चा हमेशा बोलती रहती। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब तारानाथ अपना रिचुअल करता है और उसको पता चलता है कि जब रांगी मारी गई थी तो प्रेग्नेंट थी और वो विराजपाला को अपनी ही संतान मानती थी, तो वो उससे अटैच भी हो गई। खैर, अब वो एक रिचुअल करके सबसे पहले तो उनकी डॉल को खत्म करता है, ताकि वो अपने भ्रम से निकल जाए, और फिर वो उनको मुक्त करके गया जाकर उनका पिंडदान भी करता है, ताकि उनकी आत्मा इन मोह माया से दूर हो जाए और मुक्त होकर आगे बढ़ पाए। अगली कहानी है तारानाथ मीट्स तारा भैरवी। तारानाथ फुलफिल्स हिज डिजायर। अब इस किस्से में तारानाथ को आगे साधना सीखनी थी, जिसमें वो बियॉन्ड पावर्स को पा पाए, और इसके लिए वो तारा भैरवी से मिलने जाता है।
जो कि एक बहुत ही खतरनाक सारिका है, जिससे मिलने वाला या तो खत्म हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। अब तारानाथ उनके पास जाता है, शरण मांगता है, उनकी सेवा करने लगता है। फिर अब वो उसे साधना के बारे में बताती है, जिसमें शरीर के चक्र जागृत करने पड़ते हैं और इंसानी शरीर को समझना पड़ता है। अब यहाँ तारानाथ को काफी कुछ सिखा तो देती है और वो खुद भी मद सुंदरी देवी को जागृत कर सकती थी। इसे देख तारानाथ मोहित हो जाता है और उन्हें कहता है कि वो भी उन्हें जागृत करना चाहता है, लेकिन प्रेमिका के रूप में। अब मद सुंदरी को जगाने के नियम होते हैं, उन्हें उस रूप में जगाना होता है जिसे हम सोचें या फिर उनके लिए फीलिंग्स रखें, और साधना की प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग होती है। अब तारानाथ उन्हें प्रेमिका के रूप में जगाने का बोलता है, जो कि तारा उसको सिखा देती है, लेकिन उसके बाद वो खुद गायब हो जाती है। अब वो कई महीनों की तपस्या से उन्हें जगा भी लेता है, लेकिन अब प्रोसेस होगी इंटीमेसी वाली, जिसमें उसका वीर्य नहीं निकलना चाहिए। तो साधना काफी समय तक चलती है, लेकिन वो फेल हो जाता है, जिससे देवी बहुत ही ज्यादा रूठ जाती है। मतलब कि अब उसे पावर्स नहीं मिलेंगी, लेकिन साधना हुई है तो ये पावर्स उसके बच्चे को मिल जाएंगी। और अब देवी चली जाती है, जो कि फिर कभी वापस नहीं आएंगी। यानी कि देवी की डिजायर्स को यहाँ पूरा करना पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली वो टिक नहीं पाया, जिसके चलते ये चीज हो गई। अब यहाँ पर हम आखिरी कहानी पर आते हैं, जिसका नाम है तारानाथ एंड एग्जॉर्सिज्म। तो फाइनल चैप्टर है रामदुलाल के बारे में, जिसका घर हॉन्टेड है और वो उसके लिए हेल्प मांगने के लिए तारानाथ के पास आता है। तारानाथ वहाँ पर जाते हैं और इस घर की हिस्ट्री जानते हैं। तो ये घर रामदुलाल ने हाल ही में ही काफी सस्ते में खरीदा है, और जब से वो यहाँ पर आए हैं उन्हें कोई चीज हॉन्ट कर रही है। अब तारानाथ यहाँ रुकते हैं और यहाँ मौजूद स्पिरिट पानी में खून मिलाकर अपने आप को रिवील करती है, और वो समझ जाते हैं कि ये स्पिरिट पानी से जुड़ी हुई है। वो रामदुलाल से पता करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था। तो अब वो खुद ही साधना करके उस स्पिरिट को समन करते हैं, जो कि एक लड़की की स्पिरिट है, जिसे यहीं के बाथटब में जान से मार दिया गया था और उसकी बॉडी भी यहीं पर छुपाई गई थी। अब तारानाथ उसे एग्जॉर्सिज्म से मुक्त करके उसकी हड्डियों को गंगा में बहा देते हैं। अब प्रेजेंट में अश्विन कहता है कि वो अब तारानाथ से फिर मिलना चाहे तो कब मिल सकता है और कैसे, जिस पर वो और चारी दोनों ही क्रीपी तरह से स्माइल करते हैं। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी तारानाथ तांत्रिक वेब सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब देखो, यहाँ पर बात करें चारी के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चारी है वो शायद से यहाँ पर तारानाथ की सिद्धियों को दर्शाता है, तभी वो यहाँ पर हर कहानी के अंदर मौजूद थी। चाहे वो लाश हो या फिर कोई भी चीज हो, आत्मा के रूप में हर किसी चीज के रूप में वो मौजूद थी। अब या तो ये हो सकता है कि वो मद सुंदरी और तारानाथ की बेटी हो सकती है, जिसके पास में ढेर सारी शक्तियां थी, जैसा कि उन्होंने कहा था। यानी कि ये शक्तियां डायरेक्टली तारानाथ को ना मिलकर उसके बेटी के रूप में यहाँ पर थी। या फिर एक तीसरी थियरी एक और है कि ये दोनों ही फेकू हैं, यहाँ पर ये दोनों ही फेंक रहे थे बड़ी बड़ी। बाकी जो भी हो, कहानियां काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी मजा आता है। एटलीस्ट 10 में से कुछ कहानियां तो काफी अच्छी थी। बाकी यहाँ पर बताने के लिए कहानियों में और बहुत कुछ भी है, यानी कि और भी ढेर सारी कहानियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगले पार्ट के लिए।